जय हिंद दोस्तों। ये आपका आर्मी का पेपर आज का है, तो जिसमें जीएस आपके बहुत ही आसान आए हुए थे, लेकिन मैथ उतने ही अच्छे लेवल का रखा गया है इस आपके पेपर में। तो चलते हैं, आपका जीएस आसान समझ कर ये मत समझ लीजिएगा कि पूरा पेपर आसान है। मैथ करिए और बताइए कि आपने मैथ में कितना प्रश्न सही किया हुआ है। तो चलते हैं, पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग आज आप लोगों का जो जीएस है सेगमेंट, उसको हम लोग बिना डिस्कस किए हुए जो उसका आंसर है वही करते हैं, क्योंकि आपके मैथ बहुत ही अच्छे इसमें है। तो मैथ पर टाइम दिया जाएगा, जीएस में आज टाइम नहीं दिया जाएगा। लिखा है कि वेदों की संख्या कितनी, तो वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताएंगे आप लोग गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा कि लाल ग्रह कहा जाता है आपको मंगल को। ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ पे है, तो आप लोग जानते हैं कि भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप जानते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध जो आपका है वह सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आती है, तो कृषि अर्थव्यवस्था के आपके आती है प्रथम क्षेत्र में। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका बिजली और संबंधित चीजें आती हैं, और तृतीय क्षेत्र में आपकी क्या आती हैं? सेवाएं। अगला आपका प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, तो भारत के पहले गृह मंत्री आपके होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो आपका होता है वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, यह प्रश्न आपकी पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आपका स्थित है कहाँ पे? इसको तो भाई कोरिया का बच्चा ही बता देगा, आगरा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न वो करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आर्मी के चीफ को क्या कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि आर्मी के चीफ को क्या कहा जाता है? आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या कहते हैं? जिसे आप सीडीएस बोलते हो, वह होता है आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो आप लोग जानते हैं कि गीतांजलि एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। वो किसकी रचना है आपका? वह आपका है रविंद्रनाथ टैगोर जी की क्या है आपकी रचना। ठीक है। लंबाई का मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो लंबाई का मात्रक को भी किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। तो जानते हैं कि लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? आपका होता है मीटर। ठीक है। गति के कितने समीकरण होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि न्यूटन की गति विषयक 3 नियम होते हैं। तो कितने नियम हो जाएंगे? 3 नियम। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बताइए रॉकेट किस गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर लिखेंगे। अब का है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए क्या किया जाता है? आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। ठीक। आप इसका आंसर बता सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। ठीक है। बताएंगे कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। आप इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं, तो तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन। किसके अपवर्तन के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे आपके क्या होते हैं? तारे आपके टिमटिमाते हैं। ठीक है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि दूर के लिए किया जाता है आपका उत्तल, और निकट के लिए किया जाता है अवतल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट के लिए आपका क्या हो जाएगा? अवतल। निकट के लिए क्या हो जाएगा? निकट के लिए हो जाएगा अवतल, और दूर के लिए क्या हो जाता है? आपका उत्तल हो जाता है। ठीक है। अगला है कि रिएक्टर
में मंदर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी रिएक्टर में शीतलक के रूप में या मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रयोग किया जाता है भारी जल, जिसका फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है D2O। ठीक है, अगला है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, तो आपके सामने ये रहा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मैं ऑप्शन यहाँ पे पीछे तो मैं ही आपको बता देता हूँ। रक्त का पीएच मान आपने लगाया होगा 7.4। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि आप लोग बताएंगे कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपका छूट रहा था कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि संतरा आपका खट्टा होता है, तो खट्टे में क्या होता है? आपका सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो आपका यह प्रश्न छूट रहा था, तो कोई बात नहीं, अगर कोई छूट आता है तो आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका गोबर गैस में कौन सी स्थित होती है? तो आप लोग जानते हैं कि गोबर गैस आपको क्या होती है? उसमें होती है मीथेन। जहाँ भी आपकी सड़ी गली वस्तुएं पाई जाती हैं, वहाँ पे कौन सी गैस बनने लगती है? वहाँ पे मिलती है आपकी मीथेन गैस। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे, मीथेन को ही कहते हैं मार्स गैस। चांदी का संकेत क्या है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको इसके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलिए अगला है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये बताइए, आप लोग जानते हैं ना कैरेट का सोने की शुद्धता किसमें मापते हैं? कैरेट में। तो कितने का होता है? 24 कैरेट का आपका शुद्ध सोना होता है। ठीक है, अगला है विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो आप जानते हैं कि फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? फंक था, जिसने आपका विटामिन का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि मनुष्य, जैसे कि हम और आप क्या हैं? मनुष्य हैं, तो अपना ही तो नाम बताना है भाई। यहाँ पे होमो सेपियंस क्या होता है? मनुष्य का रासायनिक नाम होता है आपका होमो सेपियंस। ठीक है, अगला है आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अपनी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं आपका मैथ का सेगमेंट, जिसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके हैं। तो इस प्रश्नों को आप पहले करिए, वीडियो को रोक कर आप करेंगे और आंसर बताएंगे कि आपने ऐसे ही किया था। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आपका मैथ का प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला ही प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? चलिए वीडियो को रोकिए और इसको लगाइए। अगर आपने लगा लिया तो इसको देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, एक रूल होता है जिसे आप कहते हैं क्या? लाल बटे कक्का। ठीक है, ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, और क्या होता है? ये टेन होता है। इतनी बात लोगों को समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है क्या? यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा में क्या लिखते हैं आप लिखते हो लंब बटा कर्ण। ठीक है, क्या लिखते हो? देखिएगा यहाँ पे लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यह आपका अगर पूरा का पूरा लंब हो गया और यह पूरा का पूरा क्या हो गया? कर्ण हो गया, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि लंब कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए लंब, और कर्ण कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय आपको क्या कहता है? कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण आपका कितना दिया हुआ है? यहाँ पे कर्ण है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ लंब कितना है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी करके कर देंगे स्क्वायर बराबर क्या? प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इधर लेकर आएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस यह आपका हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका ये एक कोष्टक में ए प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए छूट रहा था, यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी और यहाँ पे क्या, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर आप इसका लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लिख दीजिए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर देखिए बदल जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। घबराइए नहीं, आपके सारे प्रश्न इतने टफ नहीं है, तो इसको सीखिए। देखिए बी से बी काटेंगे और यहाँ ए से ए कटेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया है 2a स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच गया है आपका गुणे 2b स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी यहाँ से निकलेगा 4 तो कितना हो जाएगा 2ab बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार, आधार बराबर क्या हो गया आपका, आधार बराबर हो गया है 2ab, तो यहाँ लिख लीजिए क्या, आधार आपका आ जाएगा 2ab। तो क्या पूछा था आपसे, प्रश्न में पूछा था, प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है, देखिए पूछा है आपसे टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या लिखते हो, लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ से कर दीजिए आप लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, ये लंब है और ये कितना है आपका आधार है, तो लिख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab, यही क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं आगे, उम्मीद करते हैं आपका प्रश्न ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार क्लास में इस प्रश्न को जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि दो इमारतें 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची हैं, शीर्ष के मध्य बिंदु 52 मीटर, ठीक है, शीर्ष के मध्य दूरी 52 मीटर है, दोनों इमारतों के मध्य की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इसको वीडियो रोकिए और इसका आंसर तुरंत लगाइए, ठीक है। तो चलते हैं, अगर आपने इसका आंसर लगा लिया है तो देखिए ध्यान से पढ़िए, आपने कहा कि दो इमारतें, ठीक है, एक इमारत की लंबाई आप यहाँ से बना लीजिए कितना, यह आपकी मान लीजिए 38 मीटर है, ठीक है, और दूसरी इमारत जो है आपकी 58 मीटर है, तो इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, यह हो गई आपकी 58 मीटर की इमारत, ठीक है। आपने कहा कि शीर्ष के मध्य, यहाँ पर देखिए आप लिखा है ना कि शीर्ष के मध्य की दूरी कितनी है 52 मीटर, तो इसका छोटी इमारत का शीर्ष ये, बड़ी इमारत का शीर्ष ये, तो ये दूरी कितनी मीटर की है, ये दूरी आपकी स्थित है 52 मीटर की, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये यहाँ से ये आपकी दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी आपकी क्या होगी, ये भी दूरी उतनी ही होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 38 है, तो और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी टोटल कितनी है 58 है, ये 38 है, तो ये कितना बच गई, यह दूरी आपकी हो जाएगी 58 में से 38 घटा देंगे क्योंकि ये भी आपकी 38 होगी, ये दूरी बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 की, कितनी की हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी 20 मीटर की। अब ये देखिए, यह आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यहाँ पे कर्ण कितना दे दिया है 52, तो आप कर लेंगे 52 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ये आपका आधार है, आधार ज्ञात करना है, और लंब कितना हो गया 20, यानी 20 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर करेंगे, अब 52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 52 का स्क्वायर आप करेंगे तो आता है ये आपका 2704, कितना 2704, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस साइड लाइए, तो 2704 माइनस 4000 बराबर कितना, आधार का स्क्वायर, इसमें से घटा दीजिए, तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2300
4 बराबर कितना, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको देखना है कि किस संख्या का वर्गमूल आपका वर्ग 2304 होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, ऑप्शन से नहीं करिए, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। तो जब आप यहाँ निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आप जानते हैं कि 4 अंत में किस में आता है, आपका 8 में आता है। तो यानी इकाई के अंक पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कितना है आपका, यह आपका कितना है, यह है आपका 23। 23 किस दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, तो यह आता है आपका 4 के और किसके बीच में आता है, 5 के। ठीक है, तो आप इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाता है इसका, 48। ठीक है, यानी 48 का स्क्वायर होता है ये आपका, या आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो, कैसे भी करके आपका इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 48। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो में बना रखा है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से निकालना आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका शंकु से लिखा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपका यहाँ पे आप बनाते हैं क्या, एक शंकु, ठीक है, तो ये हो गई उसकी ऊंचाई, ये हो गई उसकी त्रिज्या, ये हो गई क्या, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को आप मानते हो यल, यल बराबर कितना दिया है और आर बराबर कितना दिया है। देखिए, त्रिज्या दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और उसकी तिरछी ऊंचाई कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई आर आपका कॉमन है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, पाई आर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, एल प्लस आर। आप नोट कर लेंगे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो देखिए सारा आपका आंसर आपका पाई में ही ज्ञात करना है, तो पाई का मान रखना ही नहीं है, यहाँ रख दीजिए पाई। आर कितना है, आर है 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एल है 5 और त्रिज्या कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे 10, और 10 यहाँ से क्या हो गया, 5 और 10 15 गुणे 15, 15 दहा में 150, यानी 150 और क्या, पाई। यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, याद करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपने अगर यह आंसर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल ही प्रश्न में सही रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न को लिखते हैं, चिपकाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2 संबंधे 3 संबंधे 7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है, सॉरी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप। देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपका दिया हुआ है कितना, त्रिभुज का दिया हुआ है कि 2 संबंधे 3 संबंधे 7, ये इनके कोणों का अनुपात है। ठीक है, किसका अनुपात है, कोणों का अनुपात। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यहाँ तीनों कोण कितने हैं, 2 3 7, यहाँ छोड़ दीजिए तो कितना होगा, 7 3 10, 10 2 12, यानी 12 को ही आपका कितना कह रखा है, 12 को कह रखा है उसने 180। तो काटिए, 12 का नम 12, 12 यहाँ से कटेगा, 12 का नम 12, और बच गया कितना आपके 6 60, 12 5 6 60, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 15 अंश हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 15 अंश। तो पूछा क्या है से, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण 7 है, तो निकाल दीजिए यहाँ पे। तो 7 गुणे कितना कर दीजिए, 7 गुणे 15, तो 15 7 105, यही आपका क्या हो जाएगा, 15 7 105 सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। कैसे, त्रिभुज के तीनों अंतः का कोणों का योग 180। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज के तीनों कोण कितना हो गया, 12, 12 को कहा है 180, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 15, 1 बराबर 15, तो यहाँ 7 बराबर कितना होगा, 7 गुणे 15, 15 7 105, यह आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला आपका चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही प्यारा प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत नहीं बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए P बराबर यहाँ पर लिख दिया है कितना,
P बराबर लिख दिया है 16,000। ठीक है, आपको ब्याज की दर जो दो दिया है वह दिया है 20% वार्षिक। ठीक है, 20% वार्षिक लिखा हुआ है और कह रहा है कि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितने माह का? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, यानी ब्याज आपके त्रैमासिक रूप से लगने हैं। तो आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितनी त्रैमासिक होती हैं? तो एक वर्ष में 4 त्रैमासिक होती हैं। तो यहाँ 9 वर्ष में कितना हो जाएगा? आपको 9 माह में 3 त्रैमासिक। ठीक है, 9 माह में 3 त्रैमासिक हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको देखिए कह रहा है कि 12% वार्षिक है, तो त्रैमासिक कितना हो जाएगा? त्रैमासिक रेट आपका हो जाएगा कि 20% बटा 4। 4 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो कितना आ जाएगा? 5% त्रैमासिक। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5% त्रैमासिक हो गई। अब यही 5 को आप फोकस करेंगे, तो 5 को आप फोकस करेंगे तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 1/20, यानी 20 पर 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा? 21/20। ठीक है, और यहाँ त्रैमासिक कहा था तो पावर कितना लगा देंगे? 3 कर देंगे। यहाँ पे 20 का स्क्वायर, 20 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8,000। यहाँ से कितना हो जाएगा? 21 का 92 61। ये मूलधन होता है और ये क्या है? मिश्र धन। ये है आपका मिश्र धन। तो ब्याज कितना मिला? यहाँ से ब्याज मिल गया आपका 1261 रुपया। कितना रुपया भी मिल गया ब्याज? 1261 रुपया। तो यहाँ मूलधन कितना था? मूलधन था आपका 8,000। देखिए 8,000 मूलधन को प्रश्न में कितना कह रहा है? 16,000, यानी इसका 2 गुना कहा है। इसका क्या कह रहा है? 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। तो यहाँ ब्याज है, इसका भी क्या कर दीजिए? अब ब्याज का 2 गुना कर दीजिएगा। तो 2 6 दूनी 12 के 2, 12 दूनी 24 और एक कितना? 25। तो यानी आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। मूलधन दिया था 20% आपका वार्षिक दिया था। आपने कहा कि 20% वार्षिक है, त्रैमासिक रहेगा, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5% तिमाही आ जाएगा। और 9 माह का था, तो 9 माह में कितनी तिमाही होंगी? 3 3 और 3 3 तरीका 9, यानी 3 तिमाही होंगी। अब देखिए 5% था, 5% बराबर 1/20। तो 20 से कितना हो गया? 21। और 3 तिमाही था तो पावर 3 कर देंगे। 21 का क्यूब 92 61 और 8 का कितना हो जाएगा? 8 दो का कितना हो जाएगा? 8,000। ये मूलधन और ये मिश्र धन। तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या हो गया? ब्याज 1261 रुपया। यहाँ मूलधन था आपका 8,000, 8,000 को कहा था कितना? 16,000। तो इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना है तो ब्याज का भी 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25/22, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला प्रश्न और उसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, आपका यह प्रश्न साधारण ब्याज से है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि ब्याज का दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर। दोस्तों ये आपके क्लास का ही कॉपी प्रश्न है। तो देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पर 1/9, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, यानी ये मूलधन और ये क्या हो गया? ब्याज। मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया आपका 9 और यहाँ पे एसआई कितना हो गया? 1। ठीक है, कहा कि यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो, यानी ब्याज की दर क्या हो? आपकी आर और वर्षों की संख्या क्या हो? टी। ये आपस में क्या हो? बराबर हो। कहा है ना कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो। तो फार्मूला लगा दीजिए, पी आर टी बटा 100 बराबर कितना? यस आई। तो पी कितना है? 9। आर की जगह पर आर रखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए टी के बराबर भी आर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा लिखा है कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की संख्या के बराबर। तो यहाँ भी लिख दीजिए आर बटा कितना? 100। और ब्याज कितना है भाई? ब्याज आया भाई आपका 1। ये भाग में इधर जाएगा गुणा। अब यहाँ से क्या कर दीजिएगा? यहाँ देखिए कि आर आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और ये आपका यहाँ से लिख दीजिएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 100। और ये गुणा में तो क्या हो जाएगा? भाग। इतनी बात समझ में आई? इतनी भाग अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका
10/3। कैसे? यहाँ पर आप r को अगर यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा। तो ये कितना होता है 10/3 यानी 3 तिरिका 9 और 1/3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, फिर से एक बार समझो जल्दी से। कहा था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई 1/3 हो जाता है, यानी ब्याज 1/9 हो जाता है। तो और 10% और वर्षम संख्या बराबर, तो ये देखिए मूलधन और ये क्या हो गया ब्याज, r% बराबर समय। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, PRT/100 बराबर SI। तो P हो गया 9, R क्या हो जाएगा r², क्योंकि T बराबर भी R रखेंगे तो r² बटा कितना 100। अब ये देखिए यह आपका गुणा में भाग में, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, और यहाँ पे r² था तो स्क्वायर इधर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा। और ये आपका 100 है बाहर निकलेगा 10 और ये 9 है तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 सही 1/3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई चलती है। मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, पुल हो गया, ये पुल हो गया और यहाँ पे आपकी L मीटर लंबी रेलगाड़ी है और P मीटर लंबा पुल है। तो जब इसको पार करेगी तभी तो यहाँ पे इसको उस साइड जाएगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई आपकी 180 और कितना मीटर लंबा पुल, यहाँ पे पुल का दिया है कि पुल कितना लंबा है आपका 100 और रेलगाड़ी कितनी है, रेलगाड़ी की है आपकी 270। कोई बात नहीं, किसी से कोई कर लेंगे। तो देखिए पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पे क्या है कि एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है आपका 270 मीटर, तो यहाँ कर लीजिए 270 मीटर। और कह रहा है कि 180 मीटर लंबे पुल को, कितने मीटर लंबे पुल को, 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में T सेकंड में पार करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपने कहा कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को T सेकंड में पार करती है। तो ये दूरी और ये दूरी बटा क्या, दूरी बटा चाल, क्या दूरी बटा समय क्या हो जाता है, चाल। तो चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको आप योग कर दीजिए। तो इसको योग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको योग करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 आपका आ जाएगा 50। ठीक है 450 और यहाँ क्या हो जाएगा T, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलो 5 बटा कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी के 36, यहाँ से देखो 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, यानी क्या हो जाएगा आपका 450 बटा T बराबर कितना 10। तो ये देखिए 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ भेजिए और इसको यहाँ, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर होगा आपका 45 सेकेंड। 45 सेकंड। फिर से समझ लो, आपने कहा कि एक रेलगाड़ी है, तो आपने कहा कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और T सेकंड में, और यहाँ पे क्या हो गया चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 बटा T बराबर 10 सेकंड, यानी T बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, सीमित संसाधनों में भी अच्छा किया जा सकता है। सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पर नियत समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसे कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। देखिए दूरी समान होगी, यहाँ पे मान लीजिए उसका क्या है, अगर उसका घर हो और यहाँ पे क्या हो उसका कार्यालय हो, ठीक है कार्यालय हो, तो आपका ये दूरी तो हमेशा नियत रहेगी। जब दूरी समान होती तो चाल का अनुपात क्या हो जाता है, समय का उल्टा, और समय का उल्टा क्या हो जाता है चाल का। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल उसकी 4 है, लेकिन चाल घटाकर कितना कर देता है 3, यानी अगर S1 और S2 की बात करें तो पहले उसकी चाल कितनी थी, पहले उसकी चाल थी आपकी 4, लेकिन कम करके कितना कर दिया है उसने, कम कर दिया है 3। ठीक है, तो चाल कम कर दिया तो आपका समय अधिक लगेगा, तो यानी चाल का उल्टा ही क्या हो जाता है समय का अनुपात, यानी क्या हो जाएगा 3 संबंधी 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या समय का अनुपात।
चाल का अनुपात यहाँ पर देखो, सामान्य चाल उसकी 4 घटाकर कर दिया है कितना 3, तो यानी 4 से कितनी हो गई है 3 कर दिया है। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाता है, तो चाल का उल्टा समय हो जाएगा, यानी पहले वो 3 मिनट में पहुंचता था तो अब कितने में पहुंचेगा 4 मिनट। कितने मिनट की देरी हो रही है यहाँ पे, इसको हो रही है 1 मिनट की देरी, और यहाँ पे कहा है कि नियत चाल से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है, यानी देखो पहले 3 में पहुंचता था अब कितने में पहुंच रहा है 4, और इसी एक को उसने कह रखा है कितना 20, यानी 1 बराबर अगर 20 मिनट आ गया तो क्या पूछ रहा है आपसे, उसे कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगता था। तो देखो कार्यालय के लिए सामान्य चाल 4 थी, तो सामान्य समय कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 3 का मान निकालना है, 3 यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कर देते हैं, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 20, यानी 20 यहाँ 60 मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार इसको फिर से क्लास में पूछ लेंगे स्क्रीनशॉट मारकर। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या था, चालों का उल्टा समय का अनुपात हो जाता है, तो यहाँ पे नियत चाल 3 और यहाँ पे क्या था 4, तो 1 का गैप 1 बराबर 20, तो नियत वाला 3 था, तो 20 यहाँ 60 कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न को रिविजन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 5 मजदूर किसी घर को 20 दिन में बना सकते हैं, तो कितने दिनों के बाद 2 मजदूरों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि घर 30 दिन में बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 5 मजदूर 20 दिन में घर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 मजदूर अगर 20 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम कर देंगे, 5 चौके 20 पंजे 100, यानी 100 काम कर देंगे। तो कह रहा है कि तो कितने दिनों बाद 2 मजदूरों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि यह घर 30 दिन में बन जाए। तो आप मान लीजिए कि वह आप काम नहीं छोड़ते हैं मजदूर, तो यहाँ पे कितने मजदूर हैं 5 मजदूर हैं, तो ये 30 दिन तक काम कर देंगे, तो कितना काम हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 150, कितना काम ज़्यादा कर दिए 5 या 15 150 हो जाएगा, 50 काम ज़्यादा कर दिए, कितना काम कर दिए 50 काम ज़्यादा कर दिए हैं वो। तो यहाँ पर देखिए 50 काम ज़्यादा कर दिए हैं, कौन कितने मजदूर 2 मजदूर, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 50 भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 आ गया, तो आपने कहा कि पूरा काम कितने दिन में तैयार हो रहा था 30, तो यहाँ से कर लीजिए 30 माइनस 25 बराबर कितना 5, कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए 5 दिन पहले उनको काम को छोड़ देना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आंसर आपका बी बिल्कुल ही राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को रिवीजन करिए और बताइए आप लोगों ने टेस्ट में कितना प्रश्न सही किया। देखिए अगला प्रश्न है, यदि नमक व पानी की 12 लीटर घोल जिसमें 7% नमक है, तो 7% नमक है को उबाल कर 4 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो शेष घोल में नमक की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलिए मित्र सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे कहा है आपका 12 लीटर क्या है 12 लीटर घोल है, 12 लीटर घोल में आपका 7% नमक है, यानी 12 का 7% निकाल लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 12 सते 84, 2 अंक नीचे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 0.84 लीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया है आपका नमक, ये क्या है नमक। अब आपने कहा कि इस 12 लीटर में से आपने कहा 4 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, तो 12 में से अगर आप 4 लीटर पानी वाष्पीकृत कर देते हैं तो कितना बच जाएगा आपके पास 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर घोल बचेगा आपका, 8 लीटर घोल। और इस 8 लीटर में नमक तो आपका उतना ही रहेगा, तो आपने कहा कि 8 लीटर में आपका नमक कितना है 8.4, क्योंकि नमक तो नहीं निकला है, बस 12 में से 4 पानी निकल गया, तो नमक का प्रतिशतता ये था, परसेंटेज के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से आप गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, 2 अंक पे दशमलव हट जाएगा और बटे कितना 8, ये देखिए 2 अंक दशमलव हट गया 8, तो 8 दहा में 80 दशमलव लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, यानी 10 दशमलव क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ए। कैसे फिर से समझिए, अपने कहा कि 12 लीटर में 7% आपका क्या था नमक था, तो 12 का 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.84।
अब 12 में से 4 लीटर आप पानी उड़ा देंगे तो 12 में से 4 लीटर पानी उड़ा देंगे तो 8 बचेगा, नमक नहीं उड़ेगा, यानी अभी भी 8 में नमक आपका उतना प्रतिशत रहेगा। तो आपने कहा कि 8 में कितना है, 10.84 नमक है, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 10.5%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि किसी वस्तु को बेचते समय एक दुकानदार को 15% की छूट देता है, यदि वह 17% की छूट देता तो उसे लाभ 15 रुपया कम होता। देखिए आपका जब भी ऐसा प्रश्न आए तो यहाँ पे क्या कहा है, 15% का डिस्काउंट, और यहाँ कितना है, 17% का डिस्काउंट। ये भी आपका डिस्काउंट है और ये भी क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस हो गया, यहाँ से कितना होगा, पहले 15 का छूट देता था, अब 17 का छूट दे रहा है, तो कितने का उसको लॉस हो रहा है, 2 का। यही 2 को कह रहा है प्रश्न में, तो उसको 15 रुपये कम मिलते हैं, यानी 2 बराबर कितना, 15। 2 बराबर 15 होगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 15/2। तो 2 जीरो इधर चिपकाइए, 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, काटिए तो कितना हो जाएगा, 50। 15 पचे 75, यानी 750 रुपया उसका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर से देख लीजिए 750। फिर से एक बार समझो, देखो कह रहा कि बेचने पर उसको 15% की छूट, और यदि 17% की छूट देता तो उसे 15 रुपये का कम प्राप्त होता। देखो 15 और यहाँ पे 17 दोनों का अंतर कितना, 2। 2 बराबर ही इसको कितना का है, 15। 2 बराबर 15 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15/20। तो 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर बढ़ाओगे, तो यहाँ से काटोगे 100 को तो कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ देखो 15 पचे 75, 1 जीरो था तो कितना हो जाएगा, 750 रुपये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपये है, तो 20% का लाभ करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। आपने कहा कि 150 रुपये का आप खरीदे हो, 20% का लाभ चाहिए, यानी कितनी की बिकेगी, 120/100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 15 बरहिया में कितना हो जाएगा आपका, 180 रुपया, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 180 रुपये। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को भी आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों में बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं लेना, जो अच्छे प्रश्न हैं उनमें आपको टाइम लगाना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। जैसे आपके सामने अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 या 12 सही 1/2 और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए मित्र ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपकी एक संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी होती तो क्या कहे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है, यानी अगर ये 100 होती तो ये इससे कितना अधिक होती, 12.15, यानी ये 112.5 होती। ठीक है, और दूसरी संख्या 25% अधिक है तो ये कितना अधिक होती भाई, ये आपकी 25 होती तो कितना हो जाती, 125। तो देखिए प्रश्न बन गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 और 25 अधिक है, तो ये देखिए पहली वाली कितनी अधिक है, यह आपकी हो जाएगी 12.5, और ये कितनी अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और ये क्या आ गई, तीसरी संख्या। तो क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पहली संख्या, तो पहली संख्या ये हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है, 125 का कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए 100% है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। यहाँ से काटिए तो यहाँ से काटेंगे 25 पंजे 25 चौका, फिर यहाँ से काटेंगे 5 से, 5 दूनी के 10, फिर यहाँ पे बच गया कितना आपका 1, 5 दूनी के 10, बच गया आपका 2, 5 पचे 25, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ से गुणा कर दीजिए तो कितना 22.5 गुणे 4 बराबर यक्स, 5 चौक के 20 के शून्य, 22 चौक 88, 2 90, यही क्या हो जाएगा आपका यक्स का मान। तो देखिए प्रश्न में आपका 90 यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा सीमित होने के कारण आज इतना ही रहने देते हैं, जो कि भी आपका प्रश्न छूटता है उसको मैं अगले सेट में आपका करवा दूंगा। तब तक इतना ही, आपके लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आपको सिलेक्शन जल्द ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।